हम सिंपल सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल आपको पता है npm i JSON वेब टोकन। तो ये जो वेब टोकन है बेसिकली इसकी साइकोलॉजी ये है कि हम एक हमारा जो यूज़र साइन इन होता है, एक तो उसका होता है यूज़र एंड पास, ये दो चीज़ें होती हैं। दूसरा हम उसके यूज़र एंड पासवर्ड से क्या चीज़ करते हैं, एक उसका टोकन जनरेट करवाते हैं जो कि एक यूनिक टोकन होता है और हर बार हर यूज़र का डिफरेंट हो जाता है। तो वेब टोकन जो होता है वो उसका क्या फ़ायदा है कि अब जब वो यूज़र हमसे कभी भी कोई रिक्वेस्ट करेगा, मतलब वो साइन इन हो चुका है, अब जब हमसे वो कोई डेटा मंगवाएगा तो हम उसको कहेंगे कि भाई ठीक है आपको ये डेटा चाहिए, लेकिन उसके साथ हम वो कहेंगे कि वो टोकन हमें साथ भेजो। अगर वो टोकन नहीं भेजेगा तो हम उसको डेटा आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ये एक तरह से एडिटिव सिक्योरिटी है। तो इसमें दो स्टेजेस होती हैं कि पहला तो होता है साइन इन और दूसरा होता है वेरिफिकेशन। कि पहले हम साइन इन करवाएंगे, टोकन जनरेट करवाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल वेरीफाई करवाएंगे। तो जो हम लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है, जेसन वेब टोकन। अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो रिपोजिटरी इसकी गिवन है। इसकी रिपोजिटरी में अगर आप जाएं और नीचे ज़रा देखें तो इसने सिंपल सा हमारे पास कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं जो हम इसको अभी फॉलो करेंगे और ज़रा देखेंगे कि इसे कब क्या चीज़ बता रहा है। इसका जो डिफ़ॉल्ट आपके पास एल्गोरिथम ये बता रहा है, वो कह रहा है HMAC क्या है, SHA-256। SHA-256 जो है 256 कैरेक्टर का एक टोकन होता है जो कि इस वक्त का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और सबसे पावरफुल एक आपके पास एल्गोरिथम है। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स या दूसरी तरह से आप इसको कहेंगे हैश फंक्शंस, तो आपके पास पूरी लिस्ट भी आ जाएगी कि हमारे पास कौन कौन से अभी पॉपुलर एल्गोरिथम्स हैं और कौन कौन से हमारे पास इनकी डोमेन्स हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ज़्यादा क्यों है। ये पहले 8 बिट भी था। 8 बिट का मतलब है कि उसमें 8 कैरेक्टर्स होते थे, उसके बाद 32 बिट आया, फिर उसके बाद 128 बिट आया, 128 के बाद अब कौन सा है 256 256 हैश। तो क्या होता था कि एक वो लोग एक आपके पास कोडिंग एल्गोरिथम बनाते थे जो आपका टेक्स्ट लेता था, उसको एक यूनिक आपका टोकन बनाता था और उसको जब आप वो टोकन भेजते थे तो बताता था कि ये टोकन आप ही का है या नहीं। तो क्या होता था कि हमारे पास हैकर्स की लोग भी हैं, तो वो क्या करते थे कि उसको डिकोड करने का तरीका निकाल लेते थे। अब डिकोड करने से क्या उनको फायदा हो जाता है कि एक दफ़ा उनके हाथ में टोकन लग गया तो उस टोकन के अंदर जो डेटा है एक तो उनको पता लग गया, दूसरा अगर उनको पता लग गया कि ये वेबसाइट टोकन बनाती कैसे है, मतलब किस मेथड के थ्रू बनाती है, तो वो वैसा ही टोकन दूसरा बना के और आपकी वेबसाइट से डेटा फैच करना शुरू कर देंगे। तो ये एक सिक्योरिटी ब्रीच है। तो आपको एक ऐसा टोकन चाहिए जो हर दफ़ा डिफरेंट हो, हर दफ़ा सेपरेट हो, और आपका जो यूज़र है जब भी वो साइन इन करे तो आप उसको एक नया टोकन जनरेट करके दें। अब उस टोकन की ये भी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो एक सर्टेन टाइम के बाद एक्सपायर हो जाए। ये बात समझ आ रही है। ये भी क्वालिटी होनी चाहिए। ये भी ना हो कि भाई ये जैसे आपके पास बैंकिंग ऐप्स हैं, आप अगर देखते हैं तो थोड़ी देर तक आप उसको खुला रखें तो उसके बाद आप कोई भी चीज़ बटन पर क्लिक करें तो वो बोल देता है कि सेशन टाइम आउट। उसका मतलब क्या होता है कि जो आप टोकन यूज़ कर रहे थे उसके सर्वर्स के साथ एक्सेस करने के लिए वो टोकन अब एक्सपायर हो चुका है। अब आपको क्या चाहिए, एक नया टोकन। अब नए टोकन के लिए आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, साइन इन। तो ये एक सिक्योरिटी एक आपके पास फीचर होता है जो हमेशा यूज़ होता है। उसके लिए हम इधर यूज़ कर रहे हैं जेसन वेब टोकन। और हम पहली लाइन पे देख रहे हैं कि एक बहुत सिंपल सी एक लाइन लगी हुई है कि पहले उसने JWT को इंपोर्ट कराया है, बाद में उसने JWT.sign का फंक्शन यूज़ किया है। एक पहले काम करते हैं कि इससे पहले कि ये कॉम्प्लिकेट हो बहुत ज़्यादा, हमने एक इधर test.js के नाम से एक फाइल बनाई हुई है। हम पहले क्या करते हैं, इस पर थोड़ा सा इसको चला के देखते हैं कि ये काम होता कैसे है, ताकि क्योंकि वो हमारा जो मेन ऐप है वो अभी बहुत बड़ी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें हमारा खामखा टाइम ज़ाया होगा। पहले हम समझ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम पहले ये 2 लाइनें बनाते हैं। हम सिंपल क्या कर रहे हैं कि इसको रिक्वायर कर रहे हैं और उसका एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, साइन। मतलब कि हम वो टोकन जनरेट करवा रहे हैं। बेसिकली हो क्या रहा है कि हम उसको कह रहे हैं यूज़र नेम फर्ज कर रहे हैं सफ़ा, और ये होता है var सीक्रेट की, या इसको आप कॉन्स्ट ही कह लो,
और हमारे पास एक सीक्रेट की है, एक हमारे पास कोई भी मुश्किल सी सीक्रेट की है, ठीक है। अब चक्कर क्या होता है, पहले हम जरा इसका देखते हैं कि हो क्या रहा है। अब ये सीक्रेट की हम उठाते हैं, हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और फाइनली जो टोकन जनरेट होता है हम इसको कह रहे हैं console.log टोकन। सही है, देखते हैं टोकन में हमें जनरेट करके देता क्या है। तो हम टर्मिनल पे आते हैं, हम cls करते हैं और हम कहते हैं node test.js। जब हमने node test.js किया तो एक बहुत लंबा सा एक हमारे पास स्ट्रिंग या हमारे पास एक टोकन जनरेट हो चुका है। अब ये बना किस किस से, एक तो हमने उसको क्या क्या डेटा पास किया, एक तो यूजर नेम सोफा। तब आप यूजर नेम कुछ भी लगा सकते थे, इससे आप समझ सकते हैं कि आपके पास जो यूजर है वो यहाँ पे कोई भी डेटा दे सकता है। अगर हम एक और काम करें, अब मैंने दोबारा से सेम स्क्रिप्ट चलाई, कोई चेंज नहीं किया, 0 चेंजेस, लेकिन आप देख रहे हैं कि टोकन चेंज हो चुका है। हालांकि डेटा सेम है लेकिन टोकन चेंज है। तो यही आपके पास जो SHA-256 है, ये इसकी क्वालिटी है कि ये एक ही डेटा के लिए हमेशा अलग अलग टोकन्स बनाता है, लेकिन ये दोनों टोकन्स इसी डेटा को वेरीफाई करने के लिए काफी है। मतलब अगर ये टोकन आप वेरीफाई करेंगे क्या उसका यूजर नेम सोफा है, वो कहेगा हाँ। अगर आप इस टोकन का भी यूजर नेम वेरीफाई करेंगे क्या इसका यूजर नेम सोफा है, वो भी कहेगा हाँ। दोनों जगह पे वो वेरीफाई कर सकता है, डेटा आ जाएगा क्योंकि वो आपके सेम है। बस इसका प्रॉब्लम ये है कि आपने वो वाली टेक्निक ना लगाई हो कि ये 1 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाए। जो अब जो सबसे पुराना होगा हो सकता है उसको 1 घंटा हो चुका हो तो वो आपको डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली जो क्वालिटी है ये जेसन वेब टोकन यानी कि JWT या फिर SHA-256 एल्गोरिथम की है। जो ये SHA-256 कह रहा हूँ, ये हमारे पास एक क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक होती है। क्रिप्टोग्राफी किसको कहते हैं, इनक्रिप्शन को, यानी कि किसी चीज को छुपाने को। ये हमारी क्या है, क्रिप्टोग्राफी। ये पूरी फील्ड है। जो आपकी ब्लॉकचेन आप सुनते हैं, ब्लॉकचेन पूरी इस क्रिप्टोग्राफी के ऊपर ही बनी हुई है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो आपका नाम और जो आपका डेटा है बेसिकली वो कन्वर्ट होता है एक हैश में, और वो हैश जो है एक सर्टेन जगह पे जाके सेव हो रहा होता है। अब उस हैश के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास कितना पैसा है, आपका नाम क्या है, आपका यूजर नेम पासवर्ड क्या है, ये सारी डिटेल्स उसके अंदर अवेलेबल होती हैं। और ये ऐसे ही ब्लॉकचेन नॉर्मली काम करता है अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो। अच्छा, यहां पे मैंने एक चीज की थी, पहले आर्ग्यूमेंट में मैंने इसको एक ऑब्जेक्ट पास किया और मैंने अपना एक यूजर नेम पास कर दिया। अगर हम इसको यूजर नेम के साथ साथ एक यूजर नेम पासवर्ड भी दें और अब हमने इसको चलाया, तो हमने एक चीज नोट की कि इसकी लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा टोकन कितने कैरेक्टर्स का होगा, 256 कैरेक्टर्स का होगा। लेकिन हमने एक नया डेटा इंट्रोड्यूस करवा लिया है, क्या, पासवर्ड। अब इसका मतलब है कि ये जो टोकन है ये एक यूजर नेम भी रख रहा है, एक पासवर्ड भी रख रहा है और उसके साथ साथ एक सीक्रेट की भी रखता है। अब ये सीक्रेट की क्या है, सीक्रेट की बेसिकली क्या होती है कि एक आपके पास एक स्ट्रिंग होती है जो सिर्फ आपको पता होती है, आपके सर्वर को पता होती है, जिसका होना लाजमी है इसको डिकोड करने के लिए, इसको पढ़ने के लिए इस सीक्रेट की का होना लाजमी है। अब जरा उसको हम थोड़ी देर में देखते हैं कि वो कैसे मुमकिन है या वो क्या है। अब हमने साइन तो कर लिया। अच्छा, यहां पर ये वो वाली टेक्निक इसने लगाई भी है। इसने एक तो डेटा दिया, जैसे हमने यूजर नेम दिया, पासवर्ड दिया, उसके बाद इसने एक वेरिएबल दिया है, उसका नाम क्या रखा है इसने, EXP यानी कि एक्सपायर। ये आप कुछ भी लगा सकते हैं, ये इसने अपनी मर्जी से लगाया, आप उसको एक्सपायर कर दें, एक्सपायरी कर दें, कुछ भी कर दें। और उसने क्या किया है कि डेट.नाउ, सही है, जो अभी जो आपके पास डेट या टाइम हो रहा है, अगर आप इधर आके सर्च कर लें कि आपका इसका जवाब क्या होगा, तो हमारे पास डेट.नाउ जो आता है उसका आंसर आता है एक यूनिक्स नंबर। अब ये यूनिक्स नंबर जो है ये एक सर्टेन आपकी डेट से लेके आज तक के सेकंड्स हैं बेसिकली, सही है। तो इसको हम कहते हैं यूनिक्स टाइम स्टैम्प कहते हैं। तो इसका क्या एक सिंपल सा नंबर होता है। अब ये कह रहा है उसको किससे डिवाइड करो, 1000 से, और मल्टीप्लस कर दो 60 यार ये एक सर्टेन डेट है, प्रोग्रामर्स उससे लेके आज तक की ये इसको नंबर्स को काउंट करते रहते हैं।
ये तब तब बढ़ता है जब जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होगा। अब अगर हम इसको दोबारा से चलाएंगे तो अब आप देख रहे हैं कि पहले क्या था 66, अब क्या है 54, तो नंबर आपका इंक्रीज हो चुका है, हालांकि यहाँ तक नंबर सेम रहेगा 1717। सही है, तो ये आपके नंबर थोड़े बदलते रहते हैं। ये एक सर्टेन डेट है, एक स्टैंडर्ड है, वहाँ से लेके आज तक का है, कोई इसमें काफ़ी साल है, वैसे करीब का नहीं है। हाँ, आई थिंक 1990 1 जनवरी 1970 है, आई थिंक यही है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, प्लस 60 मल्टीपल, ये बेसिकली आपको 1 आवर दे रहा है। सही है, 60 जो आपको मल्टीप्लाई करवा रहा है, ये आपको मल्टीप्लाई कर रहा है कि 1 घंटे में कितने सेकंड्स होंगे। सही है, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो 60/60 3600, तो ये बेसिकली वो आपको प्लस कर रहा है जो इस वक्त टाइम हो रहा है उसमें। तो यानी कि एक्सपायरी सेट कर रहा है इस वक्त से 1 घंटा आगे। इसका मतलब है कि 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो जाएगा तो ये एक्सपायर्ड, जो आपका ये टाइम है ये क्या कहलाएगा, एक्सपायर्ड कहलाएगा। ये बेसिकली वो टर्मिनोलॉजी सेट कर रहा है, अभी आप इसकी टेंशन ना लें। अच्छा, ये एक्सपायर्स इन जो है ये बता रहा है कि क्योंकि ये देखें ये डेटा था यहाँ पे, तो ये इसने डेटा के अंदर सेव किया ना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ये अब एज अ पैरामीटर सेव कर रहा है। ये मैंने देखा है कि ये कभी कभार इशू करता है, इनकी कुछ जो वर्जन्स हैं वो उसमें प्रॉब्लम करता है। ये तो एक डेटा है, ये तो आप कभी भी कुछ भी सेव करवा सकते हो। सही, तो मुझे वो ज़्यादा सही लगता है ये, क्योंकि इनकी डिफरेंट वर्जन्स में, किसी वर्जन में ये मुझे पता है कि 2 वर्जन है, एक में चलता है एक में नहीं चलता है, तो सेफ साइड रहने के लिए आप ये यूज़ ही ना करो। वैसे ये बहुत ईजी है बहुत ईजी। वैसे काम कर लेते हैं, इसको ट्राई कर लेते हैं। उसको बेसिकली मिली सेकेंड से सेकेंड्स में ला रहा है, ये उसका कन्वर्जन है। तो एक्सपायर्स इन 1 आवर, इसको बंद करते हैं। तो हमने अब क्या दिया हुआ है कि पहले वो हमारा डेटा का ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड पैरामीटर में हमने सीक्रेट की, तीसरे पैरामीटर में हमने एक्सपायर्स इन दिया है। लेकिन ज़रा इसको हम ट्राई करते हैं, और हमारा टोकन जनरेट हो चुका है, और इसकी एक्सपायरी अब कब होगी, 1 घंटे के अंदर। उसके बाद अब हमारे पास टोकन जनरेट हो गया है। अब इस टोकन को वेरीफाई भी करवाना है कि ये टोकन, यानी कि जो हमारा ये यूज़र है ये हमारा ही यूज़र है, और ये टोकन भी हमारा ही टोकन है जो हमने जनरेट किया हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल फंक्शन क्या है, json.jwt.verify। तो उसमें सबसे पहले वो आपसे क्या ले रहा है, टोकन, दूसरा आपसे क्या ले रहा है, सीक्रेट और पब्लिक की। तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि इसको डीकोड करने के लिए क्या ज़रूरी है, हमारे पास इस सीक्रेट की का होना ज़रूरी है। अब ये सीक्रेट की सिर्फ आपके सर्वर पे होती है एज अ एनवायरनमेंट वेरिएबल। जैसे मैंने कहा था कि .env के थ्रू या process.env डॉट के थ्रू हम लोग जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है सर्वर का वो हम रिसीव कर सकते हैं। तो ये जो सीक्रेट की है ये सेव हुई भी होती है आपके सर्वर में, तो आप ये वहाँ से फैच करवा के अपने Node.js के सर्वर के अंदर यूज़ करते हो। जो बेसिकली आपका ओनर होता है, जो सर्वर का ओनर है, वो सीक्रेट की खुद सेट करता है। तो इसका मतलब है जो आपके प्रोग्रामर्स हैं उनके पास भी सीक्रेट की का एक्सेस नॉर्मली नहीं होता, हालांकि वो उसको देख सकते हैं। आप कंसोल लॉग करा लो, आपको दिख जाएगा। लेकिन एक एडिटिव सिक्योरिटी होती है, बोलते हैं कि हम इसको किस में सेव करो, आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल पे। क्योंकि अगर कोई सर्वर को हैक करता है तो उसको डायरेक्टली आपका ये चीज़ चेक करने के लिए, इन्वायरमेंट वेरिएबल चेक करने के लिए उसको एडमिन राइट्स की ज़रूरत पड़ती है। आप जब तक सूडो नहीं करते लिनक्स में तो आपके पास जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है वो डिस्प्ले नहीं होता है। तो एक एडिटिव सिक्योरिटी है। तो हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन है डिकोडेड का, वो कह रहा है कि वेरीफाई करेंगे इस मेथड के थ्रू। तो हम एक काम करते हैं, नहीं, एक कॉमन सीक्रेट की होती है, सबके पास वही चलती है। हम एक काम करते हैं कि हम इस पूरे कोड को हटा देते हैं और हम यूज़ करते हैं var decoded। अब जो हमारा टोकन है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और ये मुझे पता है कि यहाँ पे क्या आएगा, सीक्रेट की, और ये यहाँ पे टोकन। तो अब हमारे पास इसको जो हमारा डिकोडेड है, यानी कि जो इसको डिकोड कर लेगा, वो हम इसका आउटपुट चेक करेंगे कि हमारे पास आउटपुट क्या होता है। तो हम इसको नोड
test.js पे चलाते हैं। जब हमने node test.js किया तो हमारे पास हमारा यूज़र नेम, हमारा पासवर्ड, दोनों वो डेटा आ गया जो डेटा हमने क्या किया था, इनकोड किया था। उसके साथ साथ हमारे पास दो और पैरामीटर्स आ गए कि इनिशियलाइज्ड एट, सही है, आई एट इनिशियलाइज्ड एट, और दूसरा एक्सपायरी। तो ये बेसिकली ऑटोमेटिकली जो हमारी लाइब्रेरी थी उसने ऐड किया। ये वाला EXP जो है हम मैन्युअली भी ऐड कर सकते थे, जैसे हमने यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड किया था। तो अब देखने में लग रहा है कि बहुत सिंपल है और समझ भी आ रहा है कि ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं। लेकिन हम एक काम करते हैं कि ये जो y है इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। इस y की जगह हम क्या लिख लेते हैं, z। यानी कि 256 कैरेक्टर्स में से मैंने जस्ट एक लास्ट का जो कैरेक्टर है वो मैंने बदल के y को क्या कर दिया है, z कर दिया है। तो अब एक काम करते हैं कि इसको हम test.js को जब हम चलाएंगे तो हमारे पास एक एरर आएगा, जो एरर क्या कहेगा, इनवैलिड सिग्नेचर। सिर्फ एक कैरेक्टर चेंज किया है पूरे के पूरे कोड में से, तो आपके पास इनवैलिड क्या आ गया है, सिग्नेचर आ चुका है। तो आपके पास कोड क्रैश कर चुका है। हम इसको वापस ले आते हैं और अब हम इसको टेस्ट करते हैं तो हमारे पास सारा प्रोसेस परफेक्ट चलता है। बात समझ आ रही है? तो ये हमारे पास प्रोसेस है कि पहले हम इसको इनकोड करेंगे, उसके बाद हम इसको डिकोड करेंगे। इनकोड तब होगा जब हमारा यूज़र क्या होगा, हमेशा साइन इन होगा। और डिकोड कब होगा, जब साइन इन के अलावा अगर आपके पास वेरिएबल चल रहा है, यानी कोई भी और आपकी एंड पॉइंट आपका चल रहा है, उस वक्त आप क्या किस चीज़ को यूज़ करेंगे, इसको इनकोड को डिकोड को यूज़ करेंगे बेसिकली। तो हम एक काम करते हैं, हम एक सिंप्लीफाइड ऐप बनाते हैं अलग से, सही है, auth.js के नाम से बना लेते हैं। अगेन हम यही काम main.js पे भी कर सकते हैं, लेकिन main.js जो है थोड़ा सा इस वक्त अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा बहुत स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि समझ में आए। समझ में आना ज़रूरी है। तो हम एक काम कर लेते हैं कि अपना टाइम ज़ाया किए बगैर ये दो लाइनें जो हैं हम auth में ले आते हैं। अच्छा, जो नॉर्मली सीक्रेट की होती है वो आपके कहाँ आती है, .env के अंदर, ठीक है। आप यहाँ से भी डायरेक्टली उठा सकते थे। उसके बाद मुझे पता है कि const express.js हम यूज़ करेंगे। const express उसके बाद हम यहाँ पे कर सकते हैं app.post sign in, और आपको पता है कि हम यहाँ पे क्या पास करेंगे। आई थिंक आपको ज़माना हो गया होगा इस तरह का सिंपल राउट देखे हुए। सही है, ज़्यादा कोई फनकारी नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। अब इसके अंदर आपको इतनी तो अब अकल आ गई होगी कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, क्या? अगर मुझे पोस्ट यूज़ करना है तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, app.use क्या, express.json मिसिंग है। इसके बगैर आपको पता है कि पोस्ट चलेगा ही नहीं, उसका जेसन रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी ही नहीं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अब हमारे पास पहले हम एक काम कर लेते हैं कि if request dot body, अरे पाइथन का कोड लिख रहा हूँ मैं, request dot body response dot send data received और यहाँ पे else हम करते हैं data not received। और आपको एक और चीज़ पता है कि app.listen होगा, वो हम इस लंबे से कोड में से उठा लेते हैं, ठीक है। तो एरर हमारा 5000 पे चलेगा। कौन सा? नहीं सेंड नहीं कर रहा मैं, जस्ट वेरीफाई कर रहा हूँ कि उसके अंदर है या नहीं, सिंपल वैलिडेशन लगा रहा हूँ। हम एक काम करते हैं node auth.js, तो सर्वर स्टार्टेड एट 5000, परफेक्ट। अब हम थंडरबोल्ट पे आते हैं।
थंडरबोल्ट पे आके हम लोग चलो एक नया बना लेते हैं और हम इसको कहते हैं लोकल होस्ट 5000/sign-in। और ये क्या होगा, पोस्ट रिक्वेस्ट होगा। बॉडी में जाके जो हमारा जेसन है, जेसन को हम कहते हैं खाली। ठीक है, अब हम इसको सेंड करते हैं तो हमारे पास क्या दे रहा है, डेटा रिसीव्ड। उसकी वजह क्या है कि मैंने क्या दिया हुआ है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो इसको क्या देना चाहिए, जो डेटा हमें सिंपली चाहिए। अगर हम इसको कहते हैं डॉट यूजर नेम एंड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, तो अगर हम इसको चला के दोबारा सेंड आउट करते हैं तो अब हमें क्या दे रहा है, डेटा डॉट रिसीव। बहुत सिंपल है। अगर हम इसको मिटा देते हैं और नीचे जाते हैं और इसको हम कहते हैं कि भाई आप हमें डेटा दोगे क्या क्या, एक तो यूज़र नेम पास करेंगे आप हमें, भले आप खाली पास करें, ठीक है, और दूसरा आप क्या पास करेंगे, पासवर्ड। अब अगर आप भेजेंगे तो कोई मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया, अभी डेटा नॉट रिसीव क्यों आ रहा है, क्या सेव नहीं किया, ये तो रिस्पॉन्स है ना, इस पर सेव करने का क्या ताल्लुक है, सर्वर चल रहा है तभी तो ये आया। अच्छा एक काम करते हैं, अब क्या आया, तो लाइन एक है लेकिन उस लाइन में दो चीज़ें हैं कि एक तो आपके पास यूज़र नेम होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए ऑब्जेक्ट के अंदर, दूसरा दोनों खाली नहीं होने चाहिए क्योंकि हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया है। सही है, कहाँ पे ट्रू इसलिए मिला था, हमने जस्ट रिक्वेस्ट और बॉडी लिखा था, वो एम्प्टी था, लेकिन उसके बाद वो क्या हुआ था कि वो ऑब्जेक्ट है तो एक टाइप आई तो उसको उसने ट्रू दी कर दिया, लेकिन यहाँ पे यूज़र नेम जो है वो एम्प्टी है, तो एम्प्टी जो है वो नल है, तो नल को उसने फॉल्स ही कर दिया। काइंड ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स ही है, चेक कर लीजिएगा। सही है, तो ये चीज़ सिंपल सी एक चीज़ थी, लेकिन हम करते यही हैं क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं कि एक दो यूज़र नेम पासवर्ड दोनों होने चाहिए, दूसरा दोनों एम्प्टी नहीं होने चाहिए। तो हमारा जो ये मैसेज है, ये मैसेज बहुत ही बकवास है, ये डेटा नॉट रिसीव नहीं है, ये बेसिकली होना चाहिए यूज़र नेम और पासवर्ड नॉट रिसीव्ड। ठीक है, इसके साथ साथ हम डॉट स्टेटस भी देंगे और स्टेटस में हम उसको भेजेंगे 404, यानी कि कोई चीज़ हमें रिसीव नहीं हुई है, तो रिसीव नहीं हुई तो 404 यूज़र नेम और पासवर्ड नॉट रिसीव। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास रिसीव हो गया तो अब क्या करेंगे। जब हमारे पास रिसीव हो गया तो एक तो हम उसे साइन इन करवाएंगे, दूसरा लेट्स से कि आप जानते हैं कि वैसे तो ये auth.js है और इधर मैं कहता हूँ constant users it is equals to, बल्कि एक अभी फ़िलहाल ऑब्जेक्ट चलाते हैं वरना वो फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, आपको पता है। अगर मैं इधर एरे दे देता हूँ तो इधर यूज़र्स यूज़र नेम दे देते हैं, यूज़र नेम दे देते हैं, हम क्या देते हैं ABC123 और इसका पासवर्ड भी दे देते हैं क्योंकि हमारा मेन काम आज ये नहीं है। तो मैंने एक सिंपल एक डेटाबेस बना लिया अपना छोटा सा, और डेटाबेस के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं एरे भी बना सकता था और उसके अंदर मल्टीपल यूजर्स भी डाल सकता था, लेकिन अगर मैं एरे बनाता तो हमारे पास डॉट फिल्टर की प्रॉपर्टी लगती चेकआउट करने के लिए, जो कि हमने पहले भी काम हम कर चुके हैं। लेकिन अभी मुझे ये वाला सारा झंझट में निपटने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे पास एक डेटाबेस हो। मैंने फजूल का डेटाबेस बना लिया है, वरना इसमें मोंगोडीबी भी हम लगा सकते थे और उसमें हमने यूज़र नेम और पासवर्ड पास ऑन कर दिए हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर कि आपको पता है कि क्या लिखेंगे आप, इफ request.body.username equals to users dot
यूज़र नेम एंड आपके पास जो पासवर्ड है वो किसके बराबर होना चाहिए, यूजर्स डॉट पासवर्ड। तो क्या होगा, लेकिन हमें ये पता है कि क्या नहीं होगा। तो जब ये नहीं होगा तो आपके पास जाता है ऑथेंटिकेशन एरर। ऑथेंटिकेशन एरर होता है 409 और आप बोलते हो नॉट रिसीव्ड की जगह आप बोलोगे यूजर नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट। ठीक है, अब उसके काम आते हैं कि अगर ये हो गया तो अभी एक सिंपली हम करते हैं 200 और वेलकम। ठीक है, तो हम इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं। रिस्टार्ट करने के बाद अब हम इधर जाते हैं। अब हम इधर जाएंगे तो हमारे पास क्या बोलेगा 409 कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हमने स्टेटस यही दिया है यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट, यही हम चाहते थे। उसके बाद हम ABC123, उसके बाद हम ABC123, अगर हम ये करेंगे तो सॉरी वेलकम, सिंपल। तो हमारा एक बहुत बेसिक बहुत सिंपल ऑथेंटिकेशन सिस्टम तैयार है। आप जानते हैं कि मैंने यूजर्स का जो ऑब्जेक्ट दिया है उसकी जगह पे अगर आपका डेटाबेस का कनेक्टेड होता तो फाइंड वन से हम वो एक ऑब्जेक्ट निकाल के ले आते जिसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड होता, तो कहानी सारी सेम ही हो जाती, कोई डिफरेंट नहीं करता। लेकिन अभी हमारा मेन काम ये नहीं है, तो हमने बेसिक एक सिंपल ऑथेंटिकेशन सिस्टम तैयार किया हुआ है। अब इस ऑथेंटिकेशन सिस्टम में हम सिंपली क्या करेंगे, हम टेस्ट में जाएंगे, हम बोलेंगे ये वाली प्रॉपर्टी हमें ले आओ, बल्कि सीक्रेट की भी तुम ले आओ। ठीक है, ये नॉर्मल यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पे ले आए। वैसे आप इसको .env के अंदर भी रख सकते थे और वहां से भी इसको निकाल सकते थे, बल्कि रख ही लेते हैं। .env नहीं होनी चाहिए, आपने कोई उसमें लिखने में कोई गलती की है। उस पर देखा है आपने, जो रिएक्ट जब बनता है तो जब क्रिएट रिएक्ट टाइप से बनाते हैं तो उसका जो डॉट गेट इग्नोर होता है उसको जरा खोल के देखिएगा, उसके अंदर भी आपका मिस हो रहा है। जरा चेक करेंगे उसका एक्सटेंशन तो कोई चेंज नहीं हुआ, .env प्रिंट हो रही है, क्योंकि डायरेक्टली रीनेम करके .env तो नहीं किया। पक्का वो सही है, इसका कोई आपका फॉल्ट है। इधर आके इधर चेक करिएगा, ये वाला जो जगह होता है ना, यहाँ पे .env नहीं दिखना चाहिए। आ रहा है तो मतलब उसका डॉट गेट इग्नोर में कोई इशू है आपका। वैसे तो बहुत सिंपल है, डॉट गेट इग्नोर लिख के आप .env डायरेक्ट लिख दो तो भी गायब हो जाता है। सिर्फ डॉट खाली लिखो, खाली नहीं, ये गलत है। ये फिर नॉट मॉड्यूल्स के अंदर अगर .env है तो वो नहीं लाओ। आपको जो चाहिए, आपको यूनिवर्सल चाहिए, तो यूनिवर्सल आप सिंपल न्यू लाइन पे .env लिख दो तो भी नहीं हट रहा। चलो इसको चेक कर लेंगे थोड़ी देर में, अभी हम भी कर लेते हैं। खैर, हम क्या कर सकते हैं कि इसको अगर हम निकालते हैं, हम बल्कि .env लगाना पड़ेगा। चलो इसको फिलहाल यूज़ कर लेते हैं। हम टेस्ट में आते हैं और हम टोकन जनरेट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा यूज़र साइन इन हो चुका है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा यूज़र नेम तैयार करो, लेकिन अब यूज़र नेम कहाँ से आएगा, बॉडी से, और पासवर्ड कहाँ से आएगा, ये भी बॉडी से आएगा। तो हमारा टोकन जनरेट हुआ। अब जो हम सेंड करेंगे वो सेंड में हम करेंगे एक क्या, जेसन, और जेसन में हम एक ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड करेंगे। ऑब्जेक्ट में हमेशा एक हम मैसेज फॉरवर्ड करते हैं और मैसेज होता है यू हैव साइंड इन सक्सेसफुली, और आपके पास एक टोकन आ गया और इसकी प्रॉपर्टी भी है टोकन। लेकिन अगर आप ये करके डायरेक्ट ये भी लिख दें तो भी एक ही बात है।
ठीक है, तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि टोकन जनरेट करवा रहे हैं और अपने यूज़र को दोबारा बैक फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसको हम दोबारा से रीस्टार्ट कर लेते हैं। सही है, सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है। अब हम इसको दोबारा से चलाते हैं। जब हमने चलाया तो अब की बार एक लंबा चौड़ा सा कुछ आया है, यू हैव साइंड इन सक्सेसफुली, लेकिन यहाँ पे टोकन एक लंबा चौड़ा सा एक टोकन हमारे पास जनरेट हो चुका है। अच्छा, ये टोकन अगर आपको समझ आए तो ये किसके पास पहुंचा है? फ्रंट एंड के पास, यानी कि अब फ्रंट एंड वाला अपने लोकल स्टोरेज में, कुकीज़ में ये वाला टोकन इस वक्त सेव कर सकता है और इसको फॉर लेटर यूज़, अब फॉर लेटर यूज़ ये यूज़ कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, अब हम एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर कहीं पे, फंक्शन वेरीफाई यूज़र के नाम से। ये इसको आप कहते हैं सेशन। जो अगर आप लोग उसकी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपके लिए जो टोकन आएगा तो सिर्फ आपका लोकल स्टोरेज में सेव होगा ना। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने पे, तो हमारे पास जो टोकन आएगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि ये हर किसी के लिए डिफरेंट डेटा हमारे पास यूज़ हो रहा है। यूज़र नेम पासवर्ड टोकन सेव नहीं होता। टोकन आपका टेम्पररी टोकन होता है, जैसे फ्रंट एंड को आया हुआ होता है। टोकन सिंपल आपके पास की है जो मैं वापस भेज रहा हूँ आपके फ्रंट एंड को, जो की आपकी यूज़ होगी आप मेरे जो दूसरे राउट्स हैं वो यूज़ करने के लिए। सिंपल, आप मेरे जो राउट है गेट प्रोडक्ट्स, वो गेट राउट है। अब वो गेट राउट का मसला ये है कि जब मैं उसको गेट राउट लिखूंगा और पेस्ट करूंगा तो वो सब कुछ दे देगा, सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये गेट राउट जैसे आपका गिटहब एपीआई है, तो आप में हम सब उनकी एपीआई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ओपन एआई की कोई एपीआई यूज़ करेंगे तो वो आपसे क्या बोलता है कि मुझे क्या दो, एपीआई सीक्रेट या टोकन की जिसे वो कहते हैं वो दो। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि वो नहीं चाहते कि हर कोई उनकी एपीआई डायरेक्टली यूज़ करे, वो चाहते हैं जो उनका सिर्फ यूज़र है वो उसको यूज़ करे। तो एपीआई जो बाकी होती हैं साइन इन के अलावा, उनके साथ आपको एक एक्स एक्सेस टोकन होता है, इसका नाम नॉर्मली, तो एक्सेस टोकन आपको भेजना लाजमी होता है। वो सिर्फ ये वेरीफाई करता है कि ये जो यूज़र है जो ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे सारे प्रोडक्ट्स ला के दो, ये हमारा ही यूज़र है, समझ रहे हैं। कुछ कुछ केसेस में ये जो आपका यूज़र होता है ये इसलिए भी वेरीफाई होता है कि आपका अब फ्रेंड्स अलग हैं, मेरे फ्रेंड्स अलग हैं, तो आपका जो फ्रेंड है वो आपके यूज़र नेम के अगेंस्ट में सेव हुए हुए होता है, या आपके समझ लो कि कोई आपका जो यूनिक आइडेंटिफायर है उसके अंदर सेव हुए हुए होते हैं। तो अब आपके जो बैकएंड है उसको कैसे पता लगेगा कि किसके किसके फ्रेंड्स में लाके दो, तो वो या तो आपकी आईडी होगी या आपका टोकन होगा। अब अगर वो आईडी के थ्रू सब कुछ आपको लाके देता है तो उसका मसला क्या है कि अगर किसी हैकर को आपकी आईडी मिल गई, सही है, तो वो क्या कर सकता है, वो डायरेक्टली वो पोस्टमैन खोलेगा, वो लिंक लगाएगा, स्लैश लगा के पोस्ट में या फिर आपका गेट रिक्वेस्ट में आपकी आईडी डालेगा और आपके सारे वो जो फ्रेंड्स हैं सब कुछ आपके पास उसके सामने आ जाएगा। तो ये बहुत रिस्की है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो क्या मांग लेते हैं 256 हैश का पूरा टोकन, जिसकी एक सर्टेन क्या होती है, एक्सपायरी भी होती है, ठीक है। तो अब वो क्या है कि ये वाला जो टोकन है ये हैकर जो है इसको जनरेट करवा ही नहीं सकता जब तक उसके पास क्या नहीं आती, सीक्रेट की नहीं आती। अब वो सीक्रेट की तक पहुंच नहीं सकता क्योंकि एक लिनक्स के सर्वर के अंदर ये सेव हुई हुई होती है। और लिनक्स के सर्वर का मतलब है कि अगर आपने Amazon EC2 खरीदी हुई है यानी AWS, तो Amazon की सिक्योरिटी को आपको ब्रेक करना पड़ेगा इसके सर्वर तक अंदर पहुंचने के लिए, जो कि नामुमकिन है। वैसे मुमकिन है लेकिन अभी तक किसी ने कोई कर नहीं पाया, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका साइकोलॉजी है। अभी हम इसको थोड़ा और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। नहीं, हमने तो MongoDB में हाँ, वो एटलिस्ट कह लें। अब एटलिस्ट बैकएंड पे क्या यूज़ कर रहा है हमारा हेडेक नहीं है, हो सकता है उन्होंने AWS यूज़ किया। हाँ, वो अगर क्लाउड में अगर आपने AWS किया तो लाजमी सी बात है वो AWS सेलेक्ट किया हुआ होगा। हाँ, ये इनके सर्टेन लोकेशंस है वहाँ पे बने हुए हैं, तो वहाँ पे आपका डेटा सेव हो रहा होता है। वैसे एक पे नहीं होता, रेप्लिकाज होता है, ताकि अगर एक तबाह हुआ तो दूसरा आपका जो डेटा है वो बैकअप आ जाता है। उतने सर्वर्स हैं, ये बात तो है। सबसे पॉपुलर जो है AWS है, GCP है, Azure है और DigitalOcean है, 4 है, इसमें से कोई एक होता है। अच्छा, हम एक मिडिलवेयर बना रहे हैं। मिडिलवेयर में हम नॉर्मली 3 ऑप्शंस देते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, जो हमारे पास रिसीव होता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास रिक्वेस्ट में जो चीज़ रिसीव होगी वो रिसीव होगी हमारे पास एक टोकन, तो हम कह रहे हैं var टोकन
इट इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट, आपके पास बेसिकली होता है हेडर्स। एक काम करते हैं, हम इसको पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि यही है app.get। app.get के पास हम लोग दे देते हैं स्लैश, सही है। बेसिकली इसको कर लेते हैं प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स, सही वही वाली बात जो अभी हम कर रहे थे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और हम इसको कहते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड। किसमें? इसमें नहीं, इसमें नहीं आता, ये फाइनल लेयर होती है, ऑल डेटा, ठीक है। लेकिन मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ चेक करना चाह रहा हूँ console डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स को। तो हम लोग अपने आते हैं थंडरबोल्ट में, लेकिन उससे पहले हमें एक ख्वारी का काम करना पड़ेगा, इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। हम न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं और यहाँ पे हम करते हैं लोकल होस्ट 5000, और हमने नया बनाया है स्लैश प्रोडक्ट्स का। ये गेट रिक्वेस्ट है, लेकिन मैं उस पर क्या चेक करना चाहता हूँ, एक मैं टोकन करना चाहता हूँ x एक्सेस डैश टोकन, और अभी मैं कह रहा हूँ ABCD, सही है। तो अब हम ये हिट करते हैं। जब हमने हिट किया तो हमारे पास एक कंसोल आया, और ये कंसोल कहाँ से आया? रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स से। तो ये हेडर्स मुझे रिसीव हुए हैं मेरे, हमारा जो राउट है उधर, उसमें हमारे पास एक रिसीव हुआ है x एक्सेस टोकन। तो अब ये जो x एक्सेस टोकन है बेसिकली हमें ये चाहिए किस में से? हेडर्स में से। अब ये एक तरह का स्टैंडर्ड है, आप कह सकते थे कि अगर हम हेडर्स में ही टोकन क्यों भेजते हैं, तो उसकी वजह ये है कि पोस्ट में तो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हमारे पास गेट में तो ऑब्जेक्ट नहीं होता जो हम भेजते हैं, तो लेकिन हेडर्स होते हैं। अब हेडर्स गेट में भी हैं, पोस्ट में भी हैं, पुट में भी हैं और डिलीट में भी हैं। तो हम टोकन क्या है नॉर्मली किसके थ्रू भेज लेते हैं? हमारे हेडर्स के थ्रू। और हेडर्स में हम उनका नॉर्मली नाम, अब मुझे नहीं पता ये नाम क्यों रखते हैं उसको, लेकिन x डैश एक्सेस डैश टोकन ही इसका नॉर्मली नाम होता है, बाय स्टैंडर्ड है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास हेडर मिल चुका है। अब सबसे पहले आप क्या करते हो, मैं auth.js में आता हूं, मैं ये वाला फंक्शन हम बना रहे थे, सही है। तो ये हमारे पास होगा डॉट, पहले हम कर लेते हैं वैसे इफ कंडीशन, मैं कह रहा हूं रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट एक्स डैश एक्सेस डैश टोकन था। अगर ये मुझे रिसीव हो जाता है तो मैं कह रहा हूं रेस्ट डॉट सेंड, सॉरी रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट एक्सेस टेकन, और यहाँ पे एल्स आएगा। अगर यहाँ पे एल्स पे वो आता है तो मैं कहता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड टोकन मिसिंग, ठीक है। अगर इफ चल जाती है तो मैं कहता हूँ क्या चला दो, नेक्स्ट। तो मैंने एक सिंपली एक फंक्शन बनाया, जो फंक्शन बेसिकली आपको नेक्स्ट के आर्ग्यूमेंट से पता लग जाना चाहिए कि ये क्या है, एक मिडिल वेयर है। तो इस मिडिल वेयर पे मैंने एक सिंपली इफ एल्स कंडीशन लगाई है। अगर ये आपके पास टोकन रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट एक्सेस टोकन आपको मिल जाता है तो क्या चल जाएगा, नेक्स्ट। और दूसरा क्या आपको कह रहा है, रेस्ट डॉट सेंड टोकन मिसिंग, यानी कि अब ये मिडिलवेयर जब जब चलेगी, यानी जिस जिस फंक्शंस के लिए चलेगी। अच्छा, इसको चलाने के लिए क्या जरूरी है? ये तो सिंपल फंक्शन है, इसको कहां पे एग्जीक्यूट करवाया जाता है, किसी को पता है? हमने ये वाला काम किया था, ये वाला काम हमने किया था, उसमें हमने कुछ भी डिफाइन किया था, फिर मैंने आपको बताया था कि आप इस मिडिलवेयर को एक सर्टेन टाइम पे भी चलवा सकते हो कि अगर स्लैश प्रोडक्ट्स पे रिक्वेस्ट आए तो ही ये वाली मिडिलवेयर चलेगी। अब क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये कॉल बैक फंक्शन होता है, राइट, ये दूसरा वाला। अब इस कॉल बैक की जगह पे अगर मैं वेरीफाई यूजर लिख दूं तो इसका मतलब है कि ये मिडिलवेयर तब चलेगी जब क्या, कहां पे हिट होगा, फॉरवर्ड प्रोडक्ट्स पे, फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट्स पे, तो वेरीफाई यूजर मेरी ये वाली मिडिलवेयर चला देगी। एक और हमारे पास मेथडोलॉजी होती है कि हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे आके इस फंक्शन का नाम पेस्ट कर देते हैं, जो कि हमारा एक एप्लीकेशन मिडिलवेयर है ऐप.गेट,
उसमें मैंने पहले बताया कि स्लैश प्रोडक्ट्स पे राउट आना चाहिए, फिर मैंने बताया कि कौन सी मिडलवेयर चलनी चाहिए, वेरीफाई यूज़र, उसके बाद क्या चलना चाहिए, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब ज़रा इसकी टेक्निक समझें। अगर ये नेक्स्ट चलेगा तो वो यहाँ पर चले आएगा, अगर नेक्स्ट नहीं चलेगा तो ये वाली 2 लाइनें चलेंगी नहीं और डायरेक्टली वहीं से क्या हो जाएगा, रेस्ट डॉट सेंड हो जाएगा। अब जरा इसको हम वेरीफाई करते हैं, थोड़ा टेस्ट करते हैं कि ये जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही काम कर रहा है या नहीं। कैसे? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले लोड होता है। तो हमने इसको रिस्टार्ट किया, हमने, और हम इधर आए और अभी हमने टोकन दिया हुआ है, अभी हम टोकन हटा देते हैं। तो हमने सेंड किया तो हमारे पास एक एरर आया, एक्सेस रेफरेंस एक्सेस इज नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली ये एरर उठा है हमारी मिडलवेयर से। लेकिन ये उठा है कहाँ से, एक्सेस टोकन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, असल में मैंने थोड़ा सा ये ज़्यादा हैवी काम किया है, इससे कुछ हमें एक लेयर लगानी चाहिए, इसने डायरेक्टली इसको एरर दे दिया। लेकिन चलो इसको अब ये वाला करते हैं, हम दोबारा भेजते हैं डेटाबेस लेयर। एक में एरर क्यों दे रहा है? Access is not defined. किस चीज़ की एक्सेस? एक मिनट, इसको ऐप डॉट यूज मेथडोलॉजी से हम चेक कर लेते हैं यार। ऐप डॉट यूज स्लैश प्रोडक्ट्स वेरीफाई यूजर। किसमें? वेरीफाई यूजर आई थिंक नहीं चला ना, यहाँ पे उसका कॉन्सोल कुछ भी नहीं आया। एक काम कर लेते हैं ना, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं console.log, हम कहते हैं this worked, और यहाँ पे हम कह देते हैं this worked। तो हमारे पास पता चल जाएगा कि हमारी मिडलवेयर सही चली या नहीं चली। तो ऊपर जाते हैं, हमारे पास नहीं, रेफरेंस एरर से पहले स्टार्ट हुआ है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ से हटा ही दें तो हमारे पास सही चल रहा है। जो मसला है वो यहाँ पे कहीं है, मैंने कोई, एक मिनट, सही है, टोकन्स dash tokens सही है। और हमारे पास अगर ये एरर नहीं जाएगा तो टोकन में से, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही थी कि ये जो हमने x एक्सिस टोकन लिखा हुआ था, तो ये जो डैश था वो बेसिकली उसको रीड नहीं कर रहा था। तो बेसिकली उसको क्या लग रहा था कि हमने डॉट एक्स तक कोई चीज़ लिखी है, एड्रेस डॉट एक्स, उसके बाद जो डैश था उसने उसको रीड नहीं किया।
तो उसके लिए वो एक इनवैलिड चीज़ हो गई, तो वहाँ पे वो कोड को बेसिकली क्या कर रहा था, ब्रेक कर रहा था। तो हमने सिंपली ये पाइथन वाली मेथोडोलॉजी यूज़ कर ली है कि हमने उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसका वैल्यू को डिकोड कर लिया है। सिंपल, बाकी चीज़ें तो सेम ही है, फिर रीड कर लेगा। एग्जैक्टली डैश को पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, लेकिन होना चाहिए था, लेकिन इसका कोई होते हैं। हाँ, वो तो इनवैलिड वेरिएबल नेम हो जाता है, पहला जो नंबर हो तो वो तो एक इनवैलिड, आई थिंक ये भी इनवैलिड वेरिएबल का ही सिंटैक्स में होगा। तो खैर इसका सिंपल सोल्यूशन तो यही होता है कि हम स्ट्रिंग दे देते हैं, लेकिन क्योंकि नाम ये स्टैंडर्ड है तो हम x डैश एक्सेस डैश टोकन ही देते हैं। लेकिन चलो काम की चीज़ पे वापस आते हैं। इसको दोबारा से वही जो मेथड था उसके थ्रू ट्राई करते हैं, वेरीफाई यूज़र, और हमने इसको वो जो दिया हुआ है ऐप डॉट यूज़, इसको रिमूव कर लेते हैं और इसको हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो टोकन मिसिंग आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से इसकी टिक हटाई हुई है, ठीक है। और अगर हम इसको दोबारा से लगा देते हैं तो हमारे पास ऑल डेटा आ रहा है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि हमने क्या किया है। हमने सिंपल एक मिडिलवेयर बनाई है, उस मिडिल में रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट में जो रिसीव होगा, जिस भी फंक्शन के पास ये तीन आपके पास पैरामीटर्स हों तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या चीज़ है, मिडिलवेयर है। उस मिडिलवेयर पे मैंने दो कंडीशंस लगाई हुई हैं। पहली वाली कंडीशन लगाई हुई है कि अगर हेडर्स के अंदर एक्सेस टोकन मुझे मिलेगा तो मैं आगे काम करूंगा, अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं यूजर को वापस वहीं से मैसेज भेज दूंगा कि क्या कर दो, टोकन मिसिंग है। ये बात समझ आई? एक चेक है, सिंपल एक चेक है। अब हम आगे की कहानी करते हैं, ये हटा देते हैं और ये हटा। अच्छा, ये मैंने यूज कहाँ किया है? ये मैंने सिंपली जो मेरा एप्लीकेशन मिडिलवेयर है उसके आगे मैंने वेरीफाई यूजर लगा दिया है। अब अगर ये नेक्स्ट कहेगा तो ये चलेगा, अगर ये नेक्स्ट नहीं कहेगा तो यहीं पे आपका रिस्पॉन्स वापस चला जाएगा। तो ये आपकी बेसिकली क्या है, मिडिलवेयर। तो मिडिलवेयर फंक्शनैलिटी। अब हमारे पास जो वार टोकन है, वार टोकन जो मेरे पास आ रहा है वो मुझे पता है कि इधर से आएगा, ठीक है। क्या ये वाला नहीं, ये वेरीफाई है, लॉगिन वाला तो ऊपर हो गया। अभी हम वेरिफिकेशन के लिए रहे। कौन सा? तो लॉगिन साइन इन एक चीज नहीं है। आना जरूरी है। पहली जब मतलब एक दफा लॉगिन हो गया तो उसके बाद अब जो दूसरे राउट्स हैं वो जस्ट प्रोटेक्टेड होंगे थ्रू टोकन। हम ये वाली फंक्शनैलिटी लगा रहे हैं। अब इस फंक्शनैलिटी के लिए मैंने ये क्यों बनाया है, ये भी अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि हम ये काम उसके अंदर भी तो कर सकते थे। जो गेट प्रोडक्ट्स वाला राउट है उसके अंदर भी हम टोकन चेक कर सकते थे, तो ये अलग से मिडिलवेयर लगाने की क्या जरूरत थी। तो इसका इस पंचायत की क्यों है, इसको भी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। अब सिंपल क्या करना है कि हमारे पास टोकन रिसीव हो चुका है इसमें। अब हमें इस सिंपल टोकन को उठा के इसको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई का आपको पता है कि कोड क्या था। सही है। और हम लोग कहेंगे, हम इसको प्लेस करेंगे ट्राई में, सही है। और हमारे पास जो कैच होगा, और कैच में क्या आएगा, इनवैलिड टोकन, ठीक है। अब ये यहाँ पे नेक्स्ट नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, नेक्स्ट यहाँ पर आएगा। तो अब हमने एक और कंडीशन लगा ली। हम कह रहे हैं कि वेरीफाई करो कि ये टोकन हमारा ही है, किसके थ्रू, सीक्रेट की के थ्रू। अगर ये चीज वेरीफाई हो जाए तो क्या कर दो, नेक्स्ट कर लो। अगर कोई भी मसला हो तो क्या कर लो, कैच कर लो। तो हम एक काम करते हैं कि बल्कि इसका एक और चीज होती है कि हम एक सिक्योरिटी के लिए हम एक और काम कर लेते हैं, else कि if decoded then next। ये मैंने काम क्यों किया, कभी कभी डिकोडेड जो है वो चल जाता है इनवैलिड कोड पे भी, लेकिन उसका जो रिस्पांस होता है वो नल होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो डिकोडेड किसके बराबर आ जाता है, अनडिफाइंड के या नल के। तो उस वो अब क्या होगा कि उससे ट्राई तो चल जाएगा, क्योंकि ट्राई तब फेल होता है जब यहाँ पे कोई ना कोई एरर अप हो।
तो उसके लिए हमने एक और एडिशनल सिक्योरिटी लगा दी है कि अगर किसी भी वजह से डिकोडेड चल गया, लेकिन अगर इसका ये टोकन हमारा नहीं हुआ, तो इसमें कुछ भी सेव नहीं होगा, बल्कि क्या सेव होगा, अनडिफाइंड या नल। तो वो चीज इधर आएगी, तो यहाँ पे दोबारा से हमें पता लग जाएगा अच्छा ये टोकन गलत था, इस वजह से इसमें कोई भी डेटा नहीं आया। जब एल्गोरिथम हमेशा वो क्या होता है कि बहुत क्लोज जब होता है कोई टोकन, तो वो क्या करता है, वो नल रिटर्न कर देता है। अब नल का भी यही मतलब होता है, डॉक्यूमेंटेशन में यही है कि नल का भी यही मतलब है कि आपके पास वो टोकन जो है फेल्ड है। अगर फेल्ड वो टोकन है तो हम लोग उसको फिर उस बार से क्या कर देंगे, इनवैलिड टोकन। तो हमारे पास दो चीजें हैं, दो सिक्योरिटी लेयर्स हैं कि हमारे पास या तो वो फेल करेगा, कंप्लीटली एक एरर थ्रो करेगा कि ये टोकन हमारा है ही नहीं, या वो चल जाएगा लेकिन नल देगा तो भी हमने उसको पिकअप कर लिया है। ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन है, ये बेसिकली उनकी मैंने जो गिटहब पेज है वो कहीं पे लिखा हुआ था। तो फॉर सेफ्टी ये होना चाहिए। वैसे एक और लाइब्रेरी है JWT की, वो भी हमेशा नल देती है, वो एरर थ्रो नहीं करती, वो नल देती है। तो जब वो एरर थ्रो नहीं कर रही तो ट्राई कैच वाला जो आपका काम है वो फेल हो जाएगा। तो खैर इसको यहाँ तक रखते हैं और इसको हम रिस्टार्ट करते हैं। अब हमारा क्या होगा कि हम इधर आए, अब हमने टोकन तो हम भेज रहे हैं, लेकिन उसमें टोकन में क्या भेज रहे हैं, ABCD। अब अगर हम इसको चलाएंगे तो हमारे पास वो क्या दे रहा है, इनवैलिड टोकन। मतलब उसको टोकन मिला, सही है, टोकन मिसिंग का एरर नहीं आया, क्योंकि अगर हम इसको अभी टोकन को हटाएं तो हम इसको भेजें तो हमें क्या देगा, टोकन मिसिंग। अब हमने उसको टोकन तो भेजा, हमने दिया तो उसने मुझे क्या दिया, इनवैलिड टोकन। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये क्यों है, हालांकि एक गेट रिक्वेस्ट है, एक सिंपल प्रोडक्ट हमें चाहिए, लेकिन कितनी पंचायत है कि टोकन का होना लाजमी है। तो मतलब कि अगर ये चीजें नहीं होती तो आप सिंपल स्लैश प्रोडक्ट्स लिखते और आपके प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाते। तो हम बेसिकली अपने डेटा को क्या कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं कि हमारा डेटा सब ना देख पाए, सिर्फ हमारे यूजर्स देख पाए। तो अब हम क्या करते हैं कि हम साइन इन वाले पे जाते हैं और हम उसे कहते हैं कि मेरे लिए एक नया टोकन बनाओ। और ये एग्जैक्टली ऐसे ही टेस्ट होता है कि आपके पास पोस्टमैन आप यूज कर रहे हैं, आप इंसोमनिया यूज कर रहे हैं, या आप ये थंडर क्लाइंट यूज कर रहे हैं, आप सिंपली इसको जल्दी से एक नया टोकन जनरेट करवाते हैं, आप इसको कॉपी करते हैं और आप उसको अपने जो भी यूज कर रहे हैं आप राउट, उसके अंदर जाके आप उसको टेस्ट करने के लिए इधर पेस्ट कर देते हैं। एक तो ये थंडर क्लाइंट बहुत ही बकवास है। ठीक है, तो ये टोकन यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब हम अगर उसको सेंड करेंगे तो मेरे पास क्या आ चुका है, ऑल डेटा। ऑल डेटा आया, मतलब मेरे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैं उस पर पहुंच चुका हूं। अब ये इसके अंदर एक और सिक्योरिटी लेयर आ सकती थी। यहां पे मैंने अभी तक ये नहीं देखा कि ये यूजर मेरा है भी या नहीं, मैंने बस देखा कि ये टोकन मेरा होना चाहिए। अब मुझे कैसे गारंटी है कि ये टोकन मेरा ही है, क्योंकि सीक्रेट की मेरे से डिकोड हुआ है। अगर वो मेरी सीक्रेट की से डिकोड हो गया, मतलब मुझे कंफर्म है कि ये टोकन मेरे ही बैकएंड ने बनाया था। अब मुझे इस चीज को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि ये यूजर मेरा ही है या नहीं। हाँ, अगर आपको ये चीज चाहिए कि एक स्पेशलाइज चेक करना है कि भाई इस यूजर ने कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट किए थे फॉर एग्जाम्पल, तो आप अपने राउट में लिख सकते थे कि डेटाबेस में चेक करके आओ कि इस यूजर नेम ने कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट किए थे। तो आप उसके यूजर नेम के हिसाब से आप सर्च करेंगे डेटाबेस से और आप पुल आउट कर देंगे। अब मेन सवाल ये था कि ये मैंने पंचायत क्यों की, कि मतलब कि मैंने वेरीफाई यूजर का काम अलग क्यों किया। यही काम मैं अपने स्लैश प्रोडक्ट्स में भी तो कर सकता था। अब उसका मसला क्या है कि फर्ज करें कि मेरे पास एक और राउट है, सही है, लेट्स से ये एक पोस्ट राउट है, सही है, बल्कि इसको फिलहाल गेट ही रखते हैं, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिफाई नहीं करते, इसको गेट रखते हैं और इसको मैं कहता हूँ यूजर्स। मैं इसको कह रहा हूँ कि सारे मेरे जो यूजर्स हैं वो मुझे लाके दो। अब प्रॉब्लम क्या है कि दीज आर ऑल यूजर्स, और ये मैं अब हटा देता हूँ, मुझे रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स नहीं चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब अगर मेरे पास एक नया राउट है तो अगेन मुझे ये वाला सारा काम इसके अंदर दोबारा से करना पड़ता। अब मैंने क्या किया कि सिंपली यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, वेरीफाई यूजर। बहुत सिंपल,
एक वेरीफाई यूजर का मैंने वर्ड लिख लिया, तो अब इस सिर्फ एक नाम लिखने की वजह से ये पूरा जो फंक्शनैलिटी आप इसमें इंजेक्ट हो गई। तो यही मिडिल वेयर्स का काम है कि आप फंक्शन एक दफ़ा लिखें और उस मिडिल वेयर को अपने एप्लीकेशन मिडिल वेयर के अंदर इंजेक्ट करें। तो आपकी मिडिल वेयर अब जहां जहां पे आप जिस को app.get हो, app.post हो, कोई भी आपका राउट हो, उसके अगर राउट के बाद स्लैश करके आपने वेरीफाई यूजर लिख दिया, तो अब आपके एक्सप्रेस को पता है कि मुझे पहले इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है और टोकन को चेक करना है। अगर उसके अंदर टोकन नहीं होगा तो आपकी एक्सेस ब्लॉक हो जाएगी। अब जैसे कि मैंने एक नया बनाया /users और मैं यहाँ आता हूँ और मैं लिखता हूँ /users और मैं सेंड करता हूँ, तो कैन नॉट गेट इसलिए आया क्योंकि हमने इसको रिस्टार्ट नहीं किया। तो मेरे पास क्या आ रहा है, दीज आर ऑल यूजर्स। अगर हम इस ई को हटा देते हैं या ई की जगह बी लिख देते हैं तो हम सेंड करते हैं, तो मेरे पास क्या आया, इनवैलिड टोकन। अगर हम इसको मिटा के दोबारा बी को लिख लेते हैं ई, जो कि एक असल टोकन था, सेंड करते हैं तो मेरे पास दोबारा क्या आ गया, दीज आर ऑल यूजर्स। इस तरीके से बेसिकली आपने क्या किया है कि स्टैंडर्ड वे में आपने ये सारा काम इधर किया है। नॉर्मली क्या होता है कि ये अगर आपकी मेन फाइल है तो ये वाला जो पूरा फंक्शन है ये helpers.js के अंदर जाता है और helpers.js के अंदर से ये एक्सपोर्ट होता है और यहाँ पर आकर इंपोर्ट हो जाता है। ये बात समझ आ रही है? और यहाँ पे आपका यूज़ होता है। तो इस तरीके से आपने सिंपली क्या कर लिया है कि अपनी API को आपने सिक्योर किया। सेम रहेगा, एग्जैक्ट सेम रहेगा, बस ऊपर आपने वेरीफाई यूज़र लगाना है, कर लिया। आप इवन एक और चीज़ कर सकते थे कि एक मसला होगा। मसला क्या होगा कि डिकोडेड में हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड है, सही है, यूज़र नेम पासवर्ड डिकोडेड में है, तो मुझे यहां पे कैसे मिलेगा? ये आपको समझ आ रहा है कि सवाल क्या है? पहला सवाल क्या है कि यहाँ पे आपको पता है कि JWT हमने test.js में देखा था कि जहाँ पे हम इसको वेरीफाई कर रहे थे, अगर ये सक्सेसफुल हो जा रहा था तो इस आपकी वैल्यू के अंदर, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, जो इनकोड किया था, वो मिल जाता है। जैसे यूजर नेम और पासवर्ड मुझे मिल जाएगा, तो वो तो यहाँ है ना डिकोडेड में। अब ये जो डिकोडेड के अंदर ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मेरा यूजर नेम पासवर्ड है, वो मुझे यहाँ चाहिए, तो ये कैसे आएगा? हाँ, वो तो इस मिडिलवेयर के पास है, इस मिडिलवेयर के पास कैसे आएगा? हम निकाल लेंगे, अभी हमारे पास डिकोडेड है, लेकिन यहां पे कैसे आएगा, सवाल ये। पहला दिमाग में हमारे यही आता है कि ग्लोबल वेरिएबल बना लो, ग्लोबल वेरिएबल को यहां से डिकोडेड के इक्वल कर लो और यहां पे वेरिएबल को मैच कर दो। लेकिन इससे एक मसला होगा। अब एक इन्होंने आके लॉगिन किया, अब इनका जो लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड था वो ग्लोबल वेरिएबल में आके सेव हो गया। इनके ठीक बाद मैंने भी लॉगिन कर लिया। अब मसला ये होगा कि इनका जो ऑब्जेक्ट था वो रिप्लेस हो गया मेरे ऑब्जेक्ट के पास। अब जब वो ये हिट करेंगे तो इनके ऊपर लिखा हुआ आएगा अखलाक अहमद, तो ये मसला हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल तो सेम रहेगा ना सारे कोड का। जिस तरीके से सीक्रेट की का मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया हुआ है, तो सीक्रेट की पूरे यूजर्स के लिए सेम रहेगी, जितने भी यूजर्स हिट करेंगे उसके लिए सेम रहेगी। तो इसके दो जवाब है, इसमें दो हल हो सकते हैं। एक पाइथोनिक वे है जो हम पाइथन में नॉर्मली हरकत करते हैं। तो पाइथन में एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं सेशन ऑब्जेक्ट, सही है। सेशन ऑब्जेक्ट हर यूजर का डिफरेंट होता है, लेकिन सेशन ऑब्जेक्ट का एक ड्रॉबैक है कि सेशन ऑब्जेक्ट हर यूजर का क्योंकि डेटा अलग अलग मेंटेन करता है, तो अगर आपके 10,000 यूजर्स आ गए तो वो 10,000 ऑब्जेक्ट्स को मेंटेन करेगा। इसका मतलब है कि जो आपकी सर्वर की मेमोरी है वो बढ़ती चली जाएगी, यानी कि रैम कंजप्शन जो है उसकी इंक्रीमेंटली बढ़ेगी। 10,000 यूजर्स के लिए मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो अच्छी खासी मेमोरी आपकी वो उठाएगा, उसको हम कहते हैं सेशन ऑब्जेक्ट। तो Node.js के अंदर भी आप सेशन ऑब्जेक्ट की लाइब्रेरी कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। उससे क्या हो जाएगा, आपके पास एक सेशन ऑब्जेक्ट बनेगा। उस सेशन ऑब्जेक्ट में अगर आप उसको यहाँ पे सेव करेंगे तो वो आपको यहाँ भी मिल जाएगा। दूसरा एक बहुत सिंपल तरीका है कि ये जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट जितनी भी मिडिलवेयर्स हैं, चेन ऑफ मिडिलवेयर्स हैं, ये सबके पास सेम ऑब्जेक्ट आता है। ये बात समझ आ रही है? एक तो रिक्वेस्ट, दूसरी रिस्पॉन्स। तो अगर मैं ये कर दूं कि ये जो डिकोडेड वाला डेटा है ये सेव कर दूं किसके अंदर, रिक्वेस्ट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मुझे वो कहाँ मिल जाना चाहिए, आपके दूसरी वाली मिडलवेयर में मिलेगा, सही है। तो लेकिन
टाइम 12:46 हो चुके हैं और मुझे बहुत दूर जाना है। तो इसको